नमस्कार साथियों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिडवेवल हिस्ट्री के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के बारे में और जानकारी लेंगे कि प्रमुख एक ग्रंथ जिसके रचनाकार का नाम क्या बताया जाता है, ग्रंथ परिचय क्या क्या जानकारी हमें देते हैं और कई सारे कॉम्पिटिशन जिसके अंदर अमुक एक या दो क्वेश्चन ऐसे निकल कर आते हैं जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास या मिडवेवल या फिर आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे ग्रंथों का जिक्र पूछा जाता है। कई बार रचनाकारों के नाम भी पूछे जाते हैं और कई बार ग्रंथ परिचय भी पूछा जाता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख जो साहित्यिक स्रोत हैं जिसे हमें मिडवेवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में गहन विश्लेषण या जानकारी पढ़ने को मिलती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख जो ग्रंथ देखने को मिलते हैं मिडवेवल हिस्ट्री के, उनके बारे में भी हम चर्चा जरूर करने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर मिडवेवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सर्वप्रथम इस वीडियोस के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं पहली पुस्तक की सविस्तार रचना जानकारी। तो पहली पुस्तक का नाम तारीख उल हिंद। तारीख उल हिंद जो है पुस्तक किस भाषा के अंदर रचित की गई है? तो तारीख उल हिंद जो ग्रंथ है यह अरबी भाषा के अंदर रचित किया गया। साथियों, पूछा जा सकता है आपसे कि तारीख उल हिंद ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या देखने को मिलता है? तो तारीख उल हिंद ग्रंथ के रचनाकार का नाम अबू रहमान अल बरूनी के नाम से जाना जाता है। अल बरूनी की भी जानकारी ले लेते हैं। अल बरूनी वह विद्वान जो दर्शन शास्त्र, गणितज्ञ और ज्योतिष का प्रमुख विद्वान बताया जाता है, जो भारत में आने के बाद में संस्कृत का भी प्रमुख एक विद्वान के रूप में देखा जाता है। बात अल बरूनी की कर रहे हैं तो अल बरूनी वह शख्सियत थी जो मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के द्वारा जितने भी आक्रमण जहां कहीं भी आक्रमण रहे हैं उनके साथ में सविस्तार इनका ऐतिहासिक विवरण लिखने वाला अल बरूनी ही बताया जाता है। तो अल बरूनी जो है इसका पूरा नाम अब्बू रहमान अल बरूनी बताया जाता है और इनके ग्रंथ का नाम बताया जाता है तारीख उल हिंद। और यह वही ग्रंथ है साथियों जिसमें हिंदुस्तान शब्द का जिक्र सामने देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तर और पश्चिम क्षेत्र की तरफ से जितने भी आक्रमणकारी आए हैं उन्होंने हमेशा स का उच्चारण ह से किया और इसी ग्रंथ के अंदर सिंध क्षेत्र को हिंद कहा गया, सिंधवी भाषा को हिंदवी कहा गया और हिंदुस्तान जो है देश का नाम अपने वर्तमान भारत का उसको हिंदुस्तान कहा गया है। रचनाकार का नाम अल बरूनी। और यह जो ग्रंथ है तारीख उल हिंद, इस ग्रंथ में हमें क्या परिचय पढ़ने को मिलता है? ग्रंथ परिचय की बात करें तो यह जो ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख उल हिंद, इसमें मोहम्मद गजनवी कालीन भारतीय इतिहास हमें इसमें देखने को मिलता है। मोहम्मद गजनवी के 17 जो आक्रमण हुए, कितने आक्रमण? 17 आक्रमण जो हैं, इनका संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी जो है तारीख उल हिंद ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है। साथ ही जीवनी भी पढ़ने को मिलती है मोहम्मद गजनवी की। तो मोहम्मद गजनवी की जीवनी भारतीय इतिहास के समकालीन जो शासक या जितने आक्रमण जिन शासकों के ऊपर हुए हैं, साथ ही 17 आक्रमणों में सबसे खूंखार आक्रमण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं आपके 16वां आक्रमण जो आपके सोमनाथ मंदिर के ऊपर रहा है, उसका भी सविस्तार जानकारी हमें तारीख उल हिंद ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। तो एक ग्रंथ की ग्रंथ परिचय और उसके रचनाकार के बारे में जानकारी ले ली हमने। आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्रंथ के बारे में। दूसरा जो ग्रंथ है नाम है तारीख ए यामीनी। इस ग्रंथ की भाषा रही है अरबी भाषा और यह तारीख ए यामीनी जो ग्रंथ है ये यामीनी वंश से संबंधित बताया जाता है साथियों। और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम अल उत्बी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो मोहम्मद गजनवी का सचिव था। मोहम्मद गजनवी का सचिव बताया जाता है अल उत्बी। और इस ग्रंथ के अंदर, ग्रंथ का नाम तारीख ए यामीनी, इस ग्रंथ में हमें सुबुक्तगीन व मोहम्मद गजनवी का शासन वृत्तांत देखने को मिलता है। सुबुक्तगीन व मोहम्मद गजनवी का शासन वृत्तांत हमें किस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है? अरबी ग्रंथ के अंदर। तो नाम आता है तारीख ए यामीनी। साथियों, यह
जो चैप्टर टेढ़ा ज़रूर हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन अगर निकल कर सामने आता है तो अपने लिए बहुत ही माथापच्ची का कार्य कर देता है। और कई बार ऐसी कंडीशन के अंदर हमें विभिन्न कंपटीशन के अंदर सवाल को लीव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है या फिर तुक्का लगाना पड़ता है। अगर इस वीडियो को ध्यान से अगर आपने देखा तो यह ऐतिहासिक चैप्टर आपके संपूर्ण डिटेल सहित सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, ताजुल महासीर। तीसरा ग्रंथ ताजुल महासीर जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की है हसन निजामी ने। साथियों, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जालोर का इतिहास पढ़ा था, जिसके अंदर हसन निजामी के बारे में भी पढ़ा था। अब हसन निजामी वह विद्वान जिसने जालोर दुर्ग के बारे में लिखा था अपने ग्रंथ के अंदर, और लिखा कि जालोर दुर्ग के दरवाजे कोई आज तक एक भी आक्रमणकारी खोल नहीं पाया है। यह ऐतिहासिक विवरण हमें हसन निजामी के द्वारा पढ़ने को मिलता है और ग्रंथ का नाम ताजुल महासीर के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ताजुल महासीर जो ग्रंथ है, इसमें हमें इस ग्रंथ के परिचय के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या पढ़ने को मिलता है तो सुनिए आप। हसन निजामी जो है ये खुरासान का रहने वाला था। कहाँ का बताया जाता है? खुरासान का रहने वाला, अफगानिस्तान से संबंधित बताया जाता है। और बात करें इस ग्रंथ के परिचय की तो सुनिए आप। मोहम्मद गोरी का जीवन वृत्तांत, मोहम्मद साहबुद्दीन गोरी जो गौर प्रदेश का शासक बताया जाता है, मोहम्मद गोरी का जीवन वृत्तांत व 1191 से लगाकर 1217 ईस्वी तक के सुल्तानों का इतिहास हमें किस ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है? ताजुल महासीर में पढ़ने को मिलता है। साथियों, और जानकारी दे देता हूँ। यह जो सन इंपॉर्टेंट बताया जाता है 1191 ईस्वी। इसमें तराइन प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित लड़ा गया था। और 1217 से संबंधित अगर जानकारी ले साथियों तो 1191 के बाद में अगर बात करें भारतीय इतिहास की तो इसमें जो बड़ी सल्तनत हमें देखने को मिलती है उसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। और सल्तनत काल का जो पहला वंश हमें देखने को मिलता है इस सन के अकॉर्डिंग तो उसका नाम गुलाम वंश बताया जाता है। और गुलाम वंश शुरू होता है 1206 से जो चलता है आपके 1290 ईस्वी तक। और इसी दरमियान 1206 से 10 ईस्वी तक शासनकाल रहता है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का। और उसके बाद में 17 ईस्वी तक बताया गया तो इसमें इल्तुतमिश की संक्षिप्त जानकारी भी हमें इसमें पढ़ने को मिलती है। तो 3 ग्रंथ जो हैं इसके ऐतिहासिक विवरण के बारे में हमने जानकारी ले ली। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो ग्रंथ है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत से जो लिया गया उसका नाम है मिफ्ता उल फुतूह। मिफ्ता उल फुतूह इस ग्रंथ की रचना की है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो जिसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारी मैं बता देता हूँ, साहित्यिक जानकारी भी देख लीजिए आप। अमीर खुसरो फारसी, अरबी, तुर्की व हिंदी भाषा और साथ ही गायन यानी संगीत का ज्ञाता बताया जाता है। इसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी ऑलरेडी हम सल्तनत काल के दौरान पढ़ चुके हैं, स्पेशली खिलजी वंश के समय। साथ ही अमीर खुसरो के द्वारा जो मिफ्ता उल फुतूह ग्रंथ लिखा गया है इसकी ग्रंथ परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सुनिए आप। मिफ्ता उल फुतूह नामक जो ग्रंथ है इसमें सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विजयों का उल्लेख हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। साथियों, जलालुद्दीन खिलजी के एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक विजय का उल्लेख या एक अटैक का उल्लेख मैं बताना चाहता हूँ कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंबोर के ऊपर भी अटैक किया था। रणथंबोर के ऊपर जब अटैक किया है और यहाँ पर सफलता उसे हासिल नहीं हुई तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा एक प्रसिद्ध वक्तव्य निकला है कि मैं ऐसे हजारों दुर्गों को, रणथंबोर दुर्ग के बारे में जानकारी जो एरन दुर्ग बताया जाता है कि ऐसे हजारों दुर्गों को मैं मुसलमान के इकबाल के बराबर भी तवज्जुब नहीं देता हूँ, महत्व नहीं देता हूँ। ये जानकारी हमें इस ग्रंथ में भी पढ़ने को मिलती है। तो 4 ग्रंथों की ऐतिहासिक जानकारी हमने ले ली। आगे बढ़ते हैं अगले ग्रंथ के बारे में जो आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत से लिया गया है। 5वें ग्रंथ का नाम है आपके खजाइन उल फुतूह। इसे तारीख ए अलाई के नाम से भी जाना जाता है। और बता देता हूँ ये गद्य रचना है। कैसी रचना है? गद्यांश में इसकी रचना की गई है और अमीर खुसरो के द्वारा इसकी रचना की गई। और जानकारी दे देता हूँ कि भारत के अंदर राजपुताना स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं, संपूर्ण आक्रमणों का सविस्तार जानकारी अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह के अंदर ही दिया है। आगे बढ़ते हैं ग्रंथ परिचय के अंदर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी
के उत्तर व दक्षिणी विजयों का उल्लेख हमें किस में पढ़ने को मिलता है? खजाइन उल फतूह के अंदर पढ़ने को मिलता है। उत्तर विजय अर्थात दिल्ली को हत्याया है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, और उसके बाद में राजपूताना और गुजरात से कई इलाकों जीतने के लिए आक्रमण या अभियान उसके चलते रहे, जिसके अंदर हमने राजपूताना स्पेशली जो चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़गढ़, 1308 शिवाना दुर्ग और 1311 जो हैं जालोर दुर्ग के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ी। तो उत्तर के जो अभियान है सैन्य अभियान उसके बारे में बात कर ली। दक्षिण के जो सैन्य अभियान है जैसे वारंगल है, तेलंगाना है, या दक्षिण के मदुरै स्थित जो अभियान किए गए हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और इन दक्षिण के अभियानों के अंदर स्पेशली मलिक काफूर का नेतृत्व हमें देखने को मिलता है, जो सेना अध्यक्ष बनाया गया था सल्तनत कालीन सेना का। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या पढ़ने को मिलता है, चूंकि इसमें मंगोलों के आक्रमण का भी सविस्तार जानकारी हमें पढ़ने को मिलता है। मंगोलों का जो आक्रमण है स्पेशली सल्तनत काल में सर्वाधिक देखने को मिलता है। सल्तनत काल में मंगोलों का आक्रमण स्पेशली खिलजी वंश के शासनकाल में सर्वाधिक देखने को मिलता है, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी वह शख्सियत था जिसने लगभग 5000 मंगोलों की निर्मम हत्या कर दी थी, जो दिल्ली के इर्द गिर्द आकर बसने की फिराक में बताए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, 6वें नंबर का जो ग्रंथ है नाम है देवल रानी तथा खिज्र खां, आशिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। सुनिए, यह जो रचना है यह भी रचना अमीर खुसरो के द्वारा बताई जाती है, चूंकि यह जो ग्रंथ है इसकी जो ग्रंथ परिचय में आपको स्पेशली ओरल के रूप में ही देना चाहता हूं, मौखिक रूप में सुनिए आप। खिज्र खां यह पुत्र बताया जाता है आपके अलाउद्दीन खिलजी का। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र बताया जाता है, और देवल रानी जो है ये गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री बताई जाती है। इन दोनों के प्रेम की जो चर्चा है वह देवल रानी तथा खिज्र खां नामक ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, और इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई। साथ ही इस ग्रंथ के अंदर, साथियों जरूर नोट डाउन करना, इस ग्रंथ में ही मलिक काफूर के अत्याचारों का उल्लेख भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो साथियों हमने 6 ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं इनकी सविस्तार चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं 7वें ग्रंथ के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले ग्रंथ के बारे में परिचय और उसके रचनाकार के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 7 पर जो ग्रंथ लिया है हमने, इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है, इसका नाम है आपके नूह सिपेहर। नूह सिपेहर ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई। अमीर खुसरो के बारे में जानकारी हम ले चुके हैं, तो ग्रंथ परिचय के बारे में देख लेते। तो सुनिए आप, सल्तनत कालीन भारतीय जलवायु का वर्णन, साथ ही वनस्पति का वर्णन, फल फूलों का वर्णन, और भारतीयों के चरित्र व रीति रिवाजों का सुंदर विवरण हमें किस ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है? नूह सिपेहर में पढ़ने को मिलता है, और इसके रचनाकार का नाम बताया जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन भारतीय जलवायु, किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है, कहाँ पर ग्रीष्म रहती है, सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, सर्वाधिक सर्दी कहाँ पर पड़ती है, इसका भी जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। साथ ही वनस्पति, किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसका वर्णन, फल फूलों के बारे में वर्णन, और भारतीयों के चरित्र का व रीति रिवाजों का सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है अमीर खुसरो के द्वारा। और यह जो ग्रंथ है यह 1318 ईस्वी के अंदर इस ग्रंथ की रचना की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ग्रंथ लिया है ऐतिहासिक ग्रंथ, नाम तुगलकनामा, और यह जो ग्रंथ है बता देता हूं साथियों, ये काव्य रचना है। किसके द्वारा की गई? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा की गई काव्य रचना। साथियों हमने पहले बात की है, लगभग अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। तो सुनिए आप, अमीर खुसरो के द्वारा ग्रंथ रचना तुगलकनामा। इस ग्रंथ में गयासुद्दीन तुगलक का समकालीन जो भारतीय इतिहास है इसका विवरण हमें पढ़ने को मिलता है, और रचना हुई है 1320 ईस्वी के अंदर। 1320 ईस्वी के अंदर इसकी रचना का जिक्र पढ़ने को मिलता है। तो खिलजी वंश का एक तरफ से
अवनति काल और उन्नति काल बताया जाता है तुगलक वंश का, क्योंकि तुगलक वंश के जो शासक गयासुद्दीन तुगलक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक हैं, इन शासकों का वृत्तांत हमें पढ़ने को मिलता है। तो इस ग्रंथ की रचना 1320 ईस्वी में, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन ऐतिहासिक जानकारी के बारे में जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जौना खां का भी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी ऐतिहासिक जानकारी हमें इससे पढ़ने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, गयासुद्दीन तुगलक की ऐतिहासिक जानकारी ले ली, ग्रंथ का नाम तुगलकनामा। अगला जो ग्रंथ है उसका नाम है तारीखे फिरोज शाही। ग्रंथ की रचना 1357 ईस्वी के अंदर इसकी रचना हुई और इस रचनाकार का जो नाम हमें देखने को मिलता है ज़ियाउद्दीन बरनी के नाम से इसे जाना जाता है। ज़ियाउद्दीन बरनी जो है यह शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बताया जाता है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह या मज़ार कहाँ देखने को मिलती है? दिल्ली में देखने को मिलती है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बताया जाता है बरनी, जिसने ग्रंथ लिखा तारीख ए फिरोज शाही। और इस ग्रंथ के अंदर हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। संक्षिप्त जानकारी रख देता हूँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के अंदर जिस चीज को तवज्जो दी है वह है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला एकमात्र शासक बताया जाता है फिरोज शाह तुगलक। और दूसरी बात, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि से संबंधित बहुत सारे सुधार भी किए और फिरोज शाह तुगलक जो है इसने भारतीय कृषि में सुधार लाने के लिए बहुत ही विस्तृत रूप से 5 बहु परियोजनाएं, नहरों का निर्माण करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। साथ ही दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया? फिरोज शाह के द्वारा करवाया गया था। और जानकारी इसके बारे में पढ़ने को मिलती है। साथ ही बलबन का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है, जो गुलाम वंश का शासक बताया जाता है। बलबन और फिरोज शाह दोनों का जो ऐतिहासिक विवरण हमें मिलता है पढ़ने को, वह ग्रंथ का नाम तारीखे फिरोज शाही। फिरोज शाह के बारे में सर्वाधिक जानकारी इसमें पढ़ने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले ग्रंथ का नाम है आपके फुतुह सलातीन। फुतुह सलातीन ग्रंथ की रचना 1350 ईस्वी में ईसामी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? ईसामी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। और इस ग्रंथ का जो परिचय हमें देखने को मिलता है, सुनिए आप, मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, इसे भारतीय इतिहासकारों ने, स्पेशली सल्तनत काल के जो इतिहासकार देखने को मिलते हैं, इन्होंने इसे शोपनशील बादशाह, रक्त पिपासु आदि बादशाह के नाम से इसको उल्लिखित किया है। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, इनकी आलोचनाओं का जिक्र जो है हमें फुतुह सलातीन के नाम से जाने जाने वाले ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। अब इसकी आलोचना किन किन कार्यों की हुई कि इनकी 5 परियोजनाएं धरी की धरी रह गई। अच्छे कार्यों के उद्देश्य से 5 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था, लेकिन इनकी ये योजना इनके खिलाफ हो गई थी। जैसे खुरासान और कराचील अभियान, जो हमें तुगलक वंश का जब हम इतिहास पढ़ेंगे, स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उस समय जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना। तीसरा, राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर देना। जनता के ऊपर ज़्यादा कर लगा देना। और पांचवी बात बताई जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि गंगा और यमुना नामक 2 नदियों के मध्य जो दोआब क्षेत्र है, उसके कर में वृद्धि करने का जिक्र जो कार्य किया है, योजना बनाई है, इसकी आलोचनाएं हमें मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचनाएं पढ़ने को इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलती हैं। साथ ही और बता देता हूं कि सल्तनत काल का सबसे विद्वान, पढ़ा लिखा और ज्योतिष विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में जो माहिर सुल्तान बताया जाता है, उसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक वह शासक था जिसके बारे में इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो राजा को जनता से निजात मिल गई और जनता को राजा से निजात मिल गई। राजा को जनता से और जनता को राजा से निजात मिल गई। यह किसके बारे में लिखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचनाएं प्लस इस ग्रंथ में हमें मोहम्मद गजनवी से लगाकर मोहम्मद बिन तुगलक
के शासनकाल का संपूर्ण इतिहास जो है इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले ग्रंथ के बारे में। ग्रंथ का नाम रिहला, इसे रिहला भी कहते हैं, इसे सफरनामा भी कहा जाता है और इसके रचनाकार का नाम बताया जाता है इब्न बतूता। अब इब्न बतूता की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी सुन लीजिए आप। इब्न बतूता जो मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था, जिसे यात्रा करने का बहुत ही बड़ा शौक था, यात्रा करने का बहुत ही बड़ा शौक था और यात्रा करने के उद्देश्य से ये सिंध प्रदेश की तरफ निकला है बहुत बड़े बेड़े के साथ में, लेकिन खूंखार लुटेरों ने इन्हें बीच में लूट लिया और आधे से ज्यादा इनके सहयोगी हैं, इनकी हत्या कर दी गई। लड़खड़ाते हुए स्थिति के अंदर कुछ अपने साथियों के साथ में सिंध प्रदेश पहुंचा और सिंध प्रदेश में आने के बाद में सल्तनत काल के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक की प्रसिद्धि सुनकर यह दिल्ली की ओर कूच किया और दिल्ली की ओर कूच किया है तो सिंध से लगाकर दिल्ली के बीच में जो दूरी है उस दूरी का भी वर्णन इसने अपने ग्रंथ सफरनामा में जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इसके अलावा इब्न बतूता ने इस ग्रंथ के अंदर जिसका नाम रिहला है, इसमें क्या क्या विवरण प्रस्तुत किया है। भारतीय भौगोलिक परिवेश, डाक व्यवस्था जिसे उल्लुग व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक तो पैदल डाक कर्मी होता है और एक अश्वरोही होता है जो कुछ क्षेत्र अंतराल के बाद में खड़े रहकर अपनी डाक व्यवस्थाओं को क्रियान्वयन करते हैं। व्यापार के बारे में जिक्र मिलता है, नौकाओं के बारे में जिक्र पढ़ने को मिलता है, स्पेशली दिल्ली के बारे में। दिल्ली के 28 दरवाजे, जिसमें सबसे बड़ा दरवाज़ा बंदायूं दरवाज़ा, ये बताने वाला इब्न बतूता ही बताया जाता है। दिल्ली की जो दीवार है संपूर्ण, जो परकोटा खींचा गया था दिल्ली के चारों तरफ और 28 दरवाजों से सुसज्जित ये दीवार, और दीवार की जो चौड़ाई बताई जाती है ये 20 हाथ बताई जाती है। वर्णन करने वाला कौन बताता है? इब्न बतूता बताया जाता है। अब ये जो दीवार है इसके अंदर जो बने हुए कक्ष हैं, जो सुरक्षा कर्मियों के कक्ष हैं, शस्त्रागार आदि का विवरण भी इस इब्न बतूता ने अपने इस रिहला पुस्तक में किया। साथ ही दिल्ली का जीवंत उदाहरण ऐतिहासिक विवरण पेश करने वाला इब्न बतूता। इसके अलावा भारत के अंदर पनपने वाले एक पौधे जिसे हम पान कहते हैं, पान की खेती का वर्णन भी इब्न बतूता करता है, जो केवल और केवल पत्तों के लिए उगाया जाता है। चूंकि इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था और मोरक्को में सर्वाधिक जो पेड़ पाए जाते हैं वो खजूर के पाए जाते हैं, लेकिन खजूर के समकक्ष दिखने वाला जो पेड़ पाया जाता है भारतीय वनस्पति में, उसे नारियल कहा जाता है। जब नारियल के पेड़ को देखा है इब्न बतूता ने तो उसे देखकर यह आश्चर्यचकित रह गया। पेड़ दिखने में एक जैसा, खजूर और नारियल का एक जैसा, लेकिन फल की जो है यह विभिन्नता देखने को जब इसे मिली है तो यह आश्चर्यचकित रह गया। नारियल के पेड़ की तुलना, नारियल की जो तुलना है मानव सिर से किसने की है? इब्न बतूता ने की है। तो नारियल की तुलना, पान की खेती और दिल्ली का वर्णन करने वाला कौन? इब्न बतूता। अब इब्न बतूता जो हैं यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दरबार जब पहुंचा है तो इसकी प्रसिद्धि सुनकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी उल कुजात, काजी का कार्य दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गई थी, इसके कारण इब्न बतूता को कुछ समय जेल में रहना पड़ा और यहाँ से निकलने के बाद में जेल से जब यह ससम्मान वापस इसके ऊपर जांच बैठाई गई तो यह दोष रहित पाया गया था। तो दोष रहित पाए जाने के बाद में इब्न बतूता को जेल से रिहा कर दिया और इसे विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया गया है चीन के लिए। और उसके बाद में यह नौकरी छोड़कर यह दक्षिण मदुरै में चला गया। मदुरै में कुछ समय रहने के बाद में यह पुनः अपने वतन को लौट गया था। इसकी संपूर्ण जानकारी हमें इस ग्रंथ के अंदर पढ़ने को मिलती है। साथ ही भारतीय कृषि व आबो हवा का वर्णन भी हमें रिहला ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12वां जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्रंथ के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ले लेते हैं। अगले ग्रंथ का नाम बताया जाता है फुतुहात-ए फिरोज शाही। फुतुहात-ए फिरोज शाही जो ग्रंथ है
इस ग्रंथ की साथियों रचना करने वाले बताए जाते हैं शैम फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा के नाम से जानी जाती हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन यह आत्मकथा जो है यह फिरोज शाह के चरित्र से संबंधित बताई जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर जानकारी चाहिए अपने को, तो फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर मुसलमान बताया जाता है। फिरोज शाह तुगलक का जब 2 बार इनका राज्य अभिषेक हुआ, फिरोज शाह तुगलक का एक बार सिंध थट्टा में इनका राज्य अभिषेक हुआ और दूसरी बार विधिवत रूप से फिरोज शाह तुगलक का अभिषेक दिल्ली के अंदर हुआ और लगभग 21 दिनों तक उत्सव मनाया गया था। कितने दिनों तक का? 21 दिनों तक उत्सव मनाया गया था, चूंकि इन्होंने बादशाह बनने के बाद में, सुल्तान बनने के बाद में इनकी ऐतिहासिक या फिर सैन्य अभियान की बात करें तो फिरोज शाह ने कांगड़ा स्थित ज्वाला माता के मंदिर के अंदर बहुत से ही लूटपाट की हैं, मंदिर के दस्तावेजों को छीन लिया था। और दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट सैन्य जो अभियान देखने को मिलता है वो उड़ीसा पुरी का बताया जाता है। उड़ीसा पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जो है इसे ध्वस्त करने वाला शासक कौन बताया जाता है? फिरोज शाह तुगलक बताया जाता है। तीसरा बामवामुनियों के खिलाफ, जो रेगिस्तान सिंध में पड़ता है, इनके खिलाफ जो सैन्य अभियान किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और इस अभियान के दौरान जो यह सल्तनत कालीन जो शाही सेना है ये लगभग 6 महीनों तक रेगिस्तान के अंदर भटकती रही थी। और जानकारी दे देता हूँ, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के अंदर 5 विस्तृत रूप से बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। साथ ही यह जानकारी भी दे देता हूँ कि फिरोज शाह तुगलक वह शासक था जिसने 24 कष्टदायक कृषि से संबंधित या किसानों से संबंधित जो कर हैं उनको सदा के लिए समाप्त कर दिया। केवल 4 प्रकार के ही कर सुनियोजित किए गए थे। इनके अंदर जो कर बताए जाते हैं, जो इनके द्वारा खराज हैं, खम्स है, जजिया और जका, 4 कर ही वापस लगाए गए। बाकी अन्य करों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में और जानकारी कि फिरोज शाह तुगलक वह शासक था जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम देखने को मिलते हैं। गुलाम जो हैं बताए जाते हैं 7,80,000 गुलाम बताया जाता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और गुलामों से संबंधित एक विभाग बनाया जिसे दीवानी बंदगान के नाम से जाना जाता है। ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हमने बात की है। और इनके द्वारा जो सिक्का प्रचलित करवाया गया था उसे संसगनी सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऐतिहासिक जानकारी थोड़ी सी पढ़ ली हमने। बात कर लेते अगले 13वें ग्रंथ के बारे में। 13वां जो ग्रंथ है ऐतिहासिक, इसका नाम है तारिक-ए-मुबारक शाही। तारिक-ए-मुबारक शाही जो ग्रंथ है इसके प्रमुख रचनाकार बताए जाते हैं यहया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी के नाम से इनको जाना जाता है। सरहिंदी जो हैं यह विद्वान जो हैं यह सैयद वंश के समकालीन हुए थे, स्पेशली मुबारक शाह के शासनकाल में। तो सरहिंदी ने जो ग्रंथ लिखा तारिक-ए-मुबारक शाही, इस ग्रंथ के अंदर जो ग्रंथ परिचय में देने जा रहा हूँ इसके अंदर स्पेशली सल्तनत कालीन सैयद वंश का इतिहास हमें देखने को मिलता है और स्पेशली मुबारक शाह का संपूर्ण जीवनी या इतिहास या ऐतिहासिक वृत्तांत जो हैं हमें देखने को मिलता है। अंतिम ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जो इम्पोर्टेंट है आपके सल्तनत या फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, उसमें तारिक-ए-खाने-जहानी अगला ग्रंथ है, 14वां ग्रंथ है। इसकी रचना ख्वाजा नियामतुल्लाह के द्वारा इसकी रचना की गई। और तारिक-ए-खाने-जहानी जो ग्रंथ हैं इसमें संपूर्ण इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है लोदी वंश का। लोदी वंश की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है बहलोल का। बहलोल लोदी का नाम आता है। इसके बाद में नाम आता है सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी के बाद में अंतिम रूप से जो नाम लिया जाता है वो है आपके इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो युद्ध क्षेत्र के अंदर मारा गया था। सिकंदर लोदी जो जिसने भारतीय हिंदू देव देवताओं की बहुत सारी मूर्तियों को भग्नावशेष में तब्दील कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफगानी जो वंश है जिसे लोदी वंश के नाम से जाना जाता है। लोदी वंश का शासनकाल देखें तो यह शासनकाल हमें देखने को मिलता है 1451 से लगाकर
1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल और 3 प्रमुख शासकों की ऐतिहासिक जानकारी हमें ख्वाजा नियामतुल्लाह के द्वारा लिखित तारीख ए खाने जहानी ग्रंथ के अंदर पढ़ने को मिलती है। तो साथियों, हमने मध्यकालीन प्रमुख जो साहित्यिक स्रोत है इनका विश्लेषण किया है, इनके बारे में गहन जानकारी भी ली है और आगे आने वाले जो वीडियो हैं इसके अंदर हम मुगल कालीन स्पेशली साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी जरूर जानकारी देंगे। धन्यवाद।